हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन विद एजुकेट। एजुकेशन एकमात्र ऐसा तरीका जो आपको एजुकेटेड कर सकता है। तो इस सिलसिले में आप आगे बढ़ते हुए आपके लिए लाए हैं सीआरपीएफ का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसके बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि भैया आप सीएसआर की सारी वीडियो बनाते हो तो आप सीआरपीएफ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी वीडियो बनाया करें। तो उसके लिए मैं आपको लाया सीआरपीएफ का जो टोटल ओवरऑल का पेपर है, मतलब जो भी ओ टू जेड इसमें आता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। और हिंदी इंग्लिश तो ऑप्शनल थी, इसमें आप हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश, और इसमें आपकी जीएस थी, मैथ और रीजनिंग। इसमें आपको ओवरऑल जो भी पेपर था, जैसा भी तो कॉन्सेप्ट, वो आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसा पेपर आता है। जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए बेसिकली उन्होंने आंसर की मिला ली होगी, और जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम आने वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि ऐसा पैटर्न आता है और ऐसे क्वेश्चन हमको सिमिलरली देखने को मिल सकते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन होने वाले हैं आज हिंदी के। जो आगे वीडियो आएगी उसमें आप 25 इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद जो आएगी रीजनिंग के, और इसके बाद जो आएगी मैथ के और जीएस के। मतलब टोटल ओवरऑल 4 जो भी 5 टॉपिक है उसमें आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी। ये जो स्पेसिफिक वीडियो होने वाले है हिंदी की, कि कैसे क्वेश्चन आए थे हिंदी के सीआरपीएफ के एग्जाम में। ये सीआरपीएफ के लिए ही नहीं, जो भी आपके ओवरऑल यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस एसआई या फिर जिन पेपरों में हिंदी आती है ओवरऑल सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं लगभग। तो ये ऐसा नहीं कि आप सीआरपीएफ का, तो मैं सीआरपीएफ की तैयारी नहीं कर रहा था, मुझे ज़्यादा से देखने की जरूरत नहीं वीडियो की, सबके लिए। क्योंकि आपको पता है एजुकेशन का चैनल, और एजुकेशन आपको देना हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो एजुकेटेड करता है। तो चलते फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको 1 बाय 1 लगातार कि कैसे क्वेश्चन आए 1 से 25 तक हिंदी के। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको यही नहीं कि सीधा आपने आंसर देखा कि बस यही आंसर है, छुट्टी, बात खत्म। ऐसे नहीं करना, सारा जो ऑप्शन है आपको खुद पढ़ने हैं, जिससे आपको पता लगे कि हाँ इसमें लमसम ये आंसर हो सकता है। जो आपको आता है तो पूरा करेक्ट पता होगा, नहीं तो लमसम ये हो सकता था। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, निम्न वाक्यों में हेतु भूतकाल के वाक्य का चयन कीजिए। तो हेतु क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये होता है संभावना किसी कार्य के होने की। कि संभावना अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, काश। तो ये आपको पहला आंसर दिख रहा होगा कि अगर उसने मेहनत की होती तो अवश्य नौकरी मिल गई होती। तो इसमें आपको अलग ही संभावना दिख रही है कि हाँ अगर मेहनत करता तो नौकरी मिल गई होती बेसिकली। जबकि आप दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो डॉक्टर वसुंधरा वंदन प्रसाद ने हिंदी व्याकरण पर पुस्तक लिखी। तो इसमें कुछ हेतु संभावना नहीं लग रही। वसुंधरा वंदन प्रसाद ने पुस्तक लिखी, कोई वो तो मतलब बेसिक नॉर्मल है। मैंने हमेशा ये सुना है कि जो सत्य बोलता है वह सफल होता है, वो सत्य बोलता है वो सफल होता है। इसमें भी कोई संभावना हमें नहीं दिख रही बेसिकली, सिंपली। मैं कल फुटबॉल का मैच देखने जा रही थी। तो मैं कल फुटबॉल का मैच देखने जा रही थी भाई, इसमें भी कोई आपको संभावना व्यतीत नहीं होती नज़र आ रही होगी। पर इसके मुताबिक अगर पहला देखें, सिंपली सटीक एकदम आंसर पहली नज़र में ही अगर आपको आता होगा, नहीं भी आता तो मैं बता रहा हूँ हेतु मतलब संभावना, जिसमें संभावना ऐसा होता तो भाई ऐसा हो जाता। अगर उसने मेहनत की होती तो अवश्य नौकरी मिल गई होती। पर मेहनत करती तो बेसिकली नौकरी मिल जाती, पर मेहनत करती तो, नहीं करी तो फेल हो गई, नौकरी मिली ही नहीं। तो इसमें अलग ही संभावना दिख रहा है, ये आपका सटीक पहला आंसर है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा अगर क्वेश्चन ऐसा आता है किसी भी एग्जाम में। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में शुद्ध पदक्रम वाले वाक्य का चयन करें। शुद्ध जो वाक्य है मतलब उसका चयन करना आपको। गुड़िया की मुर्गी में घर रहती है, बिल्कुल अशुद्ध है, कोई मेल जोल लग ही नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन देखो, पानी नहीं बरसा यदि सूखा पड़ जाएगा। ये आगे पीछे आपको देख रहे हो, इसमें सिमिलर कुछ नहीं लग रहा, मतलब गड़बड़ाया हुआ है, अलग दिख रहा है। तीसरा देखो, तुमने इस बार बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल भी हो जाओगे। तुमने इस बार बहुत सारा परिश्रम किया है, बहुत मेहनत करी बेचारे ने, इसलिए सफल भी हो जाओगे। अगला दिख रहा है सही है। तीसरा चौथा देखो, कि वृक्ष पर बैठा हुआ है तोता बच्चा चिल्लाया, मतलब इसको कुछ मैल ही नहीं बैठ रहा, अनसेंसफुली है। तो तीसरा इसको सही आपको एकदम दिख रहा होगा कि क्वेश्चन सही है। अगर आपने हिंदी कभी पढ़ी हुई नहीं तो भी आंसर आपका सही लग जाएगा, क्योंकि अलग ही दिख रहा है वो। अब सिंपली तीसरा क्वेश्चन पढ़े। निम्नलिखित शब्दों में से स्प्रहा शब्द के विलोमार्थी का चयन करें। पहली बात तो विलोमार्थी, अगर आपको आते हैं विलोमार्थी, तो विलोम होता है उल्टा, अपोजिट शब्द। जो उसका शब्द होता है उसका अपोजिट। अगर आप इसे पढ़ें स्प्रहा, स्प्रहा जो है आप बेसिकली किसी को समझ में नहीं आएगा स्प्रहा क्या है। तो इसलिए स्प्रहा कामना, कामना मतलब किसी चीज़ की चाह, लगन। तो नारकीय नहीं हो सकता। सहयोग, सहयोग तो देखो बिल्कुल नहीं। चंचलता, चंचलता भी नहीं मिलता। स्प्रहा निष्कामना, स्प्रहा कामना। तो कामना का उल्टा क्या हो रहा है, निष्कामना। ये अलग ही आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन का आंसर निष्कामना होना है। सटीक पहले से लगा हुआ भी है, उसकी वजह से नहीं, क्योंकि निष्प्रहा का मतलब होता है कामना, तो इसका आंसर निष्कामना। अब ये पढ़ते हैं हम, देखो चौथा क्वेश्चन। जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन जीना चाहता है उन्हें किसी दूसरे की संतुष्टि से डैश नहीं करनी चाहिए। उचित वाक्य चुनकर सब वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जो है फिल इन द ब्लैंक बचपन में बहुत करें हमने। अब इसमें देखते हैं
आपको देखो इसका बहुत ही आराम से आंसर पता लग जाएगा कि जो उन्हें किसी दूसरे की संतुष्टि से क्या नहीं होना चाहिए, ईर्षा। ईर्षा नहीं करनी चाहिए। वैसे आप इसमें अलग अलग तुक्के लगाओगे। देखो घृणा, घृणा नहीं करनी चाहिए। प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, प्रवृत्ति ये भी देखो अजीब सही क्वेश्चन है। संताप नहीं करना चाहिए। पर इसमें आप अगर एक बार ध्यान से मतलब कि देखें एक बार, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन जीना चाहता है, मतलब आरामदायक जीवन जीना चाहता है, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े, किसी भेदभाव के, किसी कुछ भी मतलब A to Z, उन्हें किसी दूसरे की संतुष्टि से क्या नहीं होनी चाहिए, ईर्षा। ईर्षा नहीं, जेलिसी नहीं फील करनी चाहिए। जब भी वो अपना संतुष्ट जीवन जी सकता है आराम का। अगर ईर्षा करेगा तो वो बेचारा उससे किलसेगा, फिर किलसेगा तो उल्टे सीधे काम करेगा, जिस वजह से वो अपना जीवन खराब कर लेगा। पर ईर्षा किसी से तुम करोगे ही नहीं तो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। तो इसका आंसर होगा, आपको पता है, ईर्षा। ईर्षा इसका सटीक आंसर होगा। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न वाक्य खंडों में सही क्रम में स्थापित किया। सही क्रम में लगाने मतलब ये दो जो आपको दे रखे हैं वाक्य, इनको सही क्रम में लगाने हैं। पहला पढ़ के देखो, मनुष्य के कर्म जिम्मेदार होते हैं भावी घटनाओं के लिए। दूसरा पढ़ के देखो, मनुष्य के कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्लूटेंट जो मुंह में आ रहा है मतलब लचीलेपन से पढ़ा जा रहा है। देखो, मनुष्य के कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा देखो, भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं मनुष्य के कर्म। जिम्मेदार होते हैं भावी घटनाओं के लिए मनुष्य के कर्म, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रखा है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ के देखें एक बार, मनुष्य के कर्म जिम्मेदार होते हैं भावी घटनाओं के लिए, ये आपको अगर आप सिंसियरली इसे पढ़ के देखें एक बार रेगुलरली, तो ये सटीक नहीं लग रहा। तीसरा पढ़ के देखा, भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं मनुष्य के कर्म, ये पीछे आगे हो रहा है, जिसमें आपको अलग ही दिख रहा होगा। जिम्मेदार होते हैं भावी घटनाओं के लिए मनुष्य के कर्म। जबकि आप अगर फ्लूटेंट पढ़ने की कोशिश करें या फिर आप देखें कि मुंह में एक फ्लोस आ रहा है, मनुष्य के कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। सटीक आंसर आपको अलग ही दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर ना हिंदी आपने कभी पढ़ी भी नहीं ना, पर अगर आप ध्यान लगाएं, मनुष्य कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं, लग रहा है ना लगे कि हाँ ये बिल्कुल सटीक है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि बी क्वेश्चन जो है आंसर इसका बिल्कुल सही है। मनुष्य कर्म भावी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं और सच्चाई में भी होते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे अधिक सामाजिक और सहकारिता प्रायण जीव है। वाक्य के अशुद्ध वर्तनी वाले भाग की पहचान करनी है हमें। तो सभी प्राणियों में, प्राणियों तो भाई ठीक है, सभी प्राणियों में ठीक है। सहकारिता प्रायण जीव है, ये थोड़ा अजीब सा है। चलो तीसरा पड़ा सामाजिक, और सामाजिक तो सही है, इसमें क्या त्रुटि होगी, मनुष्य ही सबसे अधिक, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि त्रुटि है ही नहीं। तो बेसिकली अगर इसमें हमको क्वेश्चन आंसर आता भी नहीं, वैसे बेसिकली अधिकतर नए नए क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके बच्चों को आंसर नहीं पता होता। क्योंकि बच्चे, इंसान कितना ही पढ़ ले वो कभी भी सर्वज्ञानी नहीं बन सकते, सारा ज्ञान अर्जित कर ले। तो ऐसे अटपटे चटपटे से क्वेश्चन ही पूछ ही लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे भाई, यही अजीब सा लग रहा है हमें, सहकारिता परायण की इसका मीनिंग क्या होगा हमें, क्योंकि अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा ये मीनिंग अजीब से ये जो पूछ रखी है लैंग्वेज है, इसका मीनिंग क्या होगा सहकारिता परायण परायण। तो इसका आंसर यही लगा देंगे। इसका आंसर बेसिकली अधिकतर बच्चे जो कोशिश करेंगे यही लगाएंगे, क्योंकि सभी प्राणियों में ठीक है सामाजिक, और ये भी के सामाजिक, मनुष्य में सबसे अधिक। तो इसमें जो बच्चे मैक्सिमम आंसर लगाएंगे। अगर आपको भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे ऐसे देख लें कि हमें जो समझ में ना आए ना, कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे समझ से बाहर हो रही है, आउट ऑफ माइंड हो रही है, क्लिक नहीं कर पा रही माइंड में, तो उसे ही मैक्सिमम आंसर चॉइस करें अगर करना है। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग होती है सब में, तो अगर नहीं आता तो छोड़ दे। पर आपको करना है कि यार दो में मैं कन्फ्यूजन हूँ या फिर मतलब लगभग क्लिक नहीं हो रहा, तो ऐसा ही कुछ आंसर चुने, अधिकतर वो मैक्सिमम टाइम वो सही होता है। तो यही चुने सहकारिता प्राण जीव है, क्योंकि आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा जल्दी से। तो अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ, छिपी बात प्रकट करना, मतलब छिपी हुई बात प्रकट कौन सा मुहावरा कर रहा है। पहला ऑप्शन देखें, कूलर फोड़ कर जीव उड़ाना, टाट उलटना, कुल कतरना, घटती के पहर चढ़ना। तो इन सब में अगर आपको देखें, कूलर फोड़ कर जीव उड़ाना मतलब किसी बात को टटोल मटोल कर उसमें से खोजबीन करके, तो उसकी बात, किसी बात को ना चाहते हुए भी उसे उड़ा देना, मतलब किसी से कुछ सुनिए और उसे उड़ा देना। तो कूलर फोड़ कर जीव उड़ाना, ये बात जो है छिपी बात प्रकट कर रहा है। बेसिकली ध्यान से अगर आप इसे पढ़ के कोशिश करें ना, मन शांत करके पढ़ने की, छिपी बात प्रकट करना, कूलर फोड़ कर जीव उड़ाना मतलब किसी दबी हुई बात को उखाड़ के उसे और फैलाना। तो इसका आंसर सटीक यही हो, कूलर फोड़ कर जीव उड़ाना। आपके लिए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंड को एक उपयुक्त शब्द के बदले जो मूल से संबंध रखता हो। अगर आपको जैसे आपका पेपर आता है ना, उसमें बेसिकली आपको मन शांत करके देखना है कि पूछ क्या रहा है। अब जैसे पूरे मूल से क्या शब्द बन सकता है, मूल से क्या संबंध रखता है, ये पूछ रहा है। मौखिक में मूल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। मूर्णनाल में मूल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। मुमर्श में मूल आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मौलिक में अलग बता रहा है, मूल शब्द का प्रयोग हुआ है। वाक्य खंड जो है इससे बिल्कुल बना है, मूल से संबंध रखता है। मौलिक, ये बिल्कुल शब्द सटीक है। और आप अगर हिंदी नहीं आती तो भी आपको पता लग जाएगा मूल शब्द जो है इसमें ही प्रयोग हो रहा है। तो इसका सटीक आंसर यही है,
मूल शब्द से संबंध जो रख रहा है वो है मौलिक। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा मौलिक। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ जब भी आप आंसर कर रहे हैं, इसमें आपको पहले अपने आप पढ़ो, बिना आंसर देखे क्या आंसर ये है, फिर आप अपना आंसर लगाओ। आपके लिए 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सब चयन संबंधी अशुद्ध वाले वाक्य चयन। अब मतलब अशुद्ध वाक्य इसमें आपको चुनना है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो भी वाक्य अशुद्ध है उसे चुनना है। उसे भाषा विज्ञान का अच्छा ज्ञान है, यार सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, कुछ गलती है, क्या गलत होगा इसमें। उसे भाषा विज्ञान का ज्ञान है भाई, ठीक है। वह अपने वचन पर दृढ़ है, वह अपने जो बात पर मतलब हमेशा अड़ा रहता है, हाँ भाई सही है, अपने वचन पर दृढ़ है, सही बात है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, सही है, वाल्मीकि ने करी थी रामायण की रचना। समारोह में मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया, यह आपका गलत है कि अभिनंदन पत्र समारोह में क्यों प्रदान किया जाएगा, ये आपको अलग ही दिख रहा है। इसमें तो देखो ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी मैंने पढ़ी नहीं तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपको कॉमन सेंस मतलब लॉजिकल क्वेश्चन दिए गए हैं अधिकतर। इसमें हिंदी में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको दिमाग को की लिखो और आपका इसमें IQ लेवल चेक करते हैं कि आपका IQ लेवल कितना सही है। समारोह में मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है। इसका आंसर क्या हुआ, यही हुआ, समारोह मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, आंसर गलत है इसका। तो जैसे कि अब हम 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजभाषा हिंदी और डैश देवनागरिक है। रेगिस्तान की पूर्ति करनी है आपको और उचित शब्द का प्रयोग करना है, चयन करना है। तो बोली, लिपि, लिखावट, भाषा। इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंदी का पढ़ा हुआ होना जरूरी है कि हिंदी आपको पढ़ी हुई हो आपने। जैसे बेसिकली तो 11th 12th में हम हिंदी पढ़ते हैं अपने 9th 10th में, तो इसमें आपको थोड़ा डीपली भी हिंदी पढ़ी होनी चाहिए कि बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है, लिखावट क्या होती है, भाषा क्या होती है। तो राजभाषा हिंदी है और देवनागरी क्या है। अधिकतर में आपने नॉर्मली सबके मुँह से सुना है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अगर आपने हिंदी भी नहीं पढ़ी हुई ना तो आपने किसी न किसी के मुँह से तो अपने इंटर तक के जीवन में सुना ही होगा देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। तो ये लिपि है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिपि। राजभाषा हिंदी है और देवनागरी लिपि है, इसका आंसर होगा लिपि। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो है 11th। यहाँ बाघ और बकरी डैश क्या है, मतलब रेगिस्तान की पूर्ति के लिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब खंड जो है शुद्ध पहचानना कि एक घाट का पानी पीती है बकरा और बाघ पीती है, थोड़ी पानी एक घाट का पीते हैं, ये भी थोड़ा सही नहीं है। पानी पीती है एक घाट का, पानी पीती है एक घाट का, पानी एक घाट का पीते हैं या एक घाट का पानी पीती है। जबकि 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखें जो ऑप्शन है, एक घाट का पानी पीते हैं, एक घाट का पानी पीते हैं, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, मतलब हमें शुद्ध भी लग रहा है बिल्कुल कि एक घाट का पानी पीते हैं। नॉर्मली आप जब इसे पढ़ के देखेंगे कि एक घाट का पानी पीते हैं तो बेसिकली आपको पहले क्लिक में समझ आएगा हाँ भाई ये एक घाट का पानी पीते हैं। अगर आप इस तीसरे ऑप्शन को थोड़ा लग रहा होगा कि आपका पानी एक घाट का पीते हैं, जबकि इसमें पानी एक घाट का पीते हैं थोड़ा वो है अनकम्प्लीट, जबकि एक घाट का पानी पीते हैं, दोनों एक घाट का पानी पीते हैं, ये आपको बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, जो कि इसका सही आंसर भी है। तो इसका आंसर क्या है, एक घाट का पानी पीते हैं, पहला ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए 12 जो है। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है कि उसे अपना पेट पालना है। इसमें क्या करना है आपको, वर्तनी अशुद्ध है, इसमें कुछ उसे शुद्ध करना है। तो कि उसे अपना, इसमें रेखा का काम कोई वो नहीं है, पेट पालना बिल्कुल सही है। मनुष्य इसलिए से परिश्रम करता है, ये आपका इसमें त्रुटि है, क्योंकि परिश्रम में रह पे जो है इधर की मात्रा आएगी ना कि इधर की। तो इसमें क्या त्रुटि हुई, इसमें होगी परिश्रम करता है। क्यों, वो त्रुटि क्या है, त्रुटि इसमें छोटी सी की मात्रा की, इधर की मात्रा की जगह इधर की मात्रा लगेगी। और इसके लिए आपको हिंदी बेसिकली पढ़ी हुई होनी चाहिए अच्छे से। जब भी आप मात्रा छोटे हो, बड़े हो, छोटी, ई, बड़ी, ई, और ये ऋषि बहुत टाइप के होते हैं ऐसे ऋषि, तो कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, कि खिंचाव है तो कौन सी मात्रा है, खिंचाव नहीं है तो कौन सी मात्रा है, आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इसका ऑप्शन सही पहचान सकते हैं तो इसका ऑप्शन है परिश्रम करता है, जो कि इसके गलत है क्योंकि इसकी मात्रा इधर की आएगी। तो इसका आंसर सी है। तो अब आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 जो है। निम्न से वाक्य का चयन करें जिसमें कर्म कारक हो, जिसमें कर्म कारक हो, जैसे आपने पढ़ा हो कर्तन है, कर्म को, करण के कारण से प्रदान को। ये अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका क्वेश्चन लगा सकते हैं आंसर। अब पहले देखिए, मैंने कविता को कंबल दिया, गरीब को खाना दे दो, बालक को जलेबी अच्छी लगती है, भिखारी को भगा दो। तो इसमें आपको कर्म कारक पहचानना है, जो कि भिखारी को भगा दो। इसका क्वेश्चन 13 का कौन सा आंसर का सी है, भिखारी को भगा दो। इसमें कर्म कारक छुपा हुआ है, जो कि आपने पढ़ा है तो ही आप पहचान सकते हैं, अन्यथा आप नहीं पहचान सकते। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी। वो अब आपका 14 क्वेश्चन देखते हैं। उसकी अलौकिक योग्यता के कारण सभी लोग उसे जलन देते हैं। तो इसमें देखा कि शब्द का जो है क्या करना है, आपको प्रतिस्थापित करना, मतलब चेंज करना है। किसके ऑप्शन में क्या आएगा, जलन के ऑप्शन में। तो ज्ञान देते हैं भाई, ज्ञान का मतलब शिष्टाचार देते हैं, नहीं बन तपन भी नहीं। अब इसमें सिंपली आपको क्या बचा, मान्यता। ये वो क्वेश्चन है जो मतलब इजी होते हैं। 3 टाइप का पेपर होता है, इजी, मॉडरेट और आपका हार्ड। तो ये आपको इजी वाला है, जो हर बच्चा कर देता है। तो इसका सिंपली आप आंसर लगा सकते हो। उसके अलौकिक योग्यता के कारण सभी लोग उसे
मान्यता देते हैं। मान्यता देते हैं मतलब कि आपको पता ही कि सराहते हैं उसकी, ये भाई जो तो बहुत होशियार है। तो इसका ऑप्शन ये है, ए मान्यता। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता, इस अर्थ वाली कहावत का चयन कीजिए। इसमें आपको कहावत का अर्थ बताना है कि इसके ये जो है किस में कहा गया कहावत, ये कौन सी कहावत से मिलती जुलती है। अपनी अपनी ढपली अपने राग, अपना अपने गाना नहीं, बिद गया सो मोती, मोती ने कोयला होई न उजारू, नो मन साबुन खाए। तो इसका बेसिकली ये है। और डी देखते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता, कोयला होए न उजारू, नो मन साबुन होए। तो ये आपको चेंजेबल वो है मुहावरा टाइप कि इसका ये हिंदी दे दी गई, तो इसका संस्कृत वर्जन पूछा कि कौन सा है मुहावरा इसका। तो इसका ये है, सी कोयला होए न उजारू, नो मन साबुन होए। इसका सी आंसर होगा। आपका 16 कौन सा देखते हैं। 16 क्या पूछ रहा है, निम्न में से शुद्ध पाठ पदक्रम, शुद्ध पदक्रम वाले वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध पदक्रम है उसमें, उसकी पहचान करनी है आपको। मैंने आज बाजार में छोले खाए और चाट मिठाई। और दूसरा देखिए, मैंने आज बाजार में चाट मिठाई और छोले खाए। मैंने आज बाजार में चाट और छोले मिठाई खाई। मैंने आज बाजार में छोले और चाट मिठाई खाए। इसमें आपको देखना है कि सिंपली शुद्ध जो पदक्रम वाला मतलब शुद्ध जो है वाक्य आपको कौन सा लग रहा है इनमें। आप पढ़ के देखें, मैंने आज बाजार में छोले खाए और चाट मिठाई, ये भी तोड़ के बोलना पड़ रहा है इसमें। और तीसरी देखें, मैंने आज बाजार में चाट और छोले मिठाई खाई, ये भी देखा। मैंने आज बाजार में छोले और चाट मिठाई खाई। इसमें जबकि आपको बी पढ़े तो फ्लुएंटली बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, एकदम बोल पा रहे होंगे, मैंने आज बाजार में चाट मिठाई और छोले खाए, जिसका आंसर यही है, मैंने आज बाजार में चाट मिठाई और छोले खाए। 17 क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। निम्नलिखित से अपूर्ण भूतकाल के वाक्य का चयन कीजिए। अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल, एक तो आपको पता है 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूत जो बीता हुआ होता है, वर्तमान जो चल रहा है, और भविष्य जो आएगा। तो मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, खा लिया रिसेंटली खाया। देखो, सुधा कल फुटबॉल खेल रही थी, कल खेल रही थी। कल तुम यहाँ आए थे क्या, तुम कल यहाँ आए थे, संभावना है। तुम बाजार जाते तो घर का सभी सामान आ जाता, तुम बाजार जाते तो सभी सामान आ जाता, तुम जाते तो आपको बताइए इसमें कोई मेल ही नहीं मिल रहा। तो मैंने खाना खा लिया है, तो अभी रिसेंटली हुआ। कल तुम यहाँ आए थे क्या, अरे यहाँ देखो, सुधा कल फुटबॉल खेल रही थी, सुधा कल खेल रही थी फुटबॉल। तो आपको देखो भूत जो बीता हुआ काल होता है, तो इसमें क्या आपको आंसर है, सुधा कल फुटबॉल खेल रही थी, ये आपका आंसर हुआ बी। 17 का बी आंसर हो, सुधा कल फुटबॉल खेल रही थी। नेक्स्ट है आपका 18 को, निम्न में से अपूर्ण आकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करें। आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया 2 क्रिया होती हैं। और देखते हैं उसमें क्या हुआ। वह मुझे मूर्ख समझता है, उसका दोस्त बहुत स्वार्थी है यार, उसने हमें गाना सुनाया। रीना साइकिल चलाती है, तो उसका दोस्त बहुत स्वार्थी है, तो बहुत ही ज़्यादा लालची है यार। तो इसका आंसर क्या होगा, अकर्मक क्रिया, उसका दोस्त बहुत स्वार्थी है। तो इसका 18 का जवाब का बी, उसका दोस्त बहुत स्वार्थी है। क्वेश्चन दिखता है आपको 19वां, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सविता सूर्य का पर्यायवाची होता है, मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची होता है, महीर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, बंकट जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। तो 19 का ऑप्शन क्या हुआ आपका, डी बंकट, ये भी सूर्य का एक पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर 19 का क्या हुआ, डी बंकट। आपको देखते हैं 20 मतलब 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, फिर जिसमें परिमाण होता है, ठीक है। तो देखते हैं, उसने यथासंभव मेरी मदद की, उसने जो भी जितना भी हो सका उस पर उसने मेरी मदद की। यह अवश्य ही मेरा पर्स है, ये मुझे श्योरिटी है कि ये मेरा पर्स है। सभी को यथेष्ट दक्षिणा दी गई, सभी को मतलब उनके अनुसार दक्षिणा दी गई। आज तुम अचानक कैसे आए, तो सभी को समान दक्षिणा दी गई। समान परिमाण आ रहा है इसमें, सभी को एक समान दक्षिणा दी गई। तो इसमें परिमाण साफ साफ आ रहा है कि उस सभी को समान दक्षिणा दी गई, सभी को यथेष्ट दक्षिणा दी गई। तो 20 का आपका आंसर क्या हुआ, सी, सभी को यथेष्ट दक्षिणा दी गई, समान दक्षिणा दी गई। इसमें परिमाण होता है, वो होता है परिमाणवाचक, इसमें परिमाण है कि सभी को समान दक्षिणा दी गई। तो अब आपको 21वें क्वेश्चन आपको पहरा दिया है, इसे पढ़ना है अच्छे से, और इसके जो है आंसर देने हैं। इसमें इसके आंसर पूछे गए होंगे इस पहरे के मुताबिक जो इसमें पहरा पढ़ा है। तो अब आप इस पहरे को पढ़िए आराम से, मैं कुछ देर के लिए शांत हो जाता हूँ। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपने मन में अच्छे से पढ़िए कि फिर आपका इसके आंसर दे सके। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए पहले एक बार।
अच्छे से पढ़ लिया आपने, अगर नहीं पढ़ पाए तो इसे रोक ले वीडियो को और इसे अच्छे से पढ़ें पहले, अपने अच्छे से इसके मन में आंसर सारे चीज़ मतलब इसका सारांश अपने मन में बना ले, किसी स्टोरी का क्या सारांश होगा, जो आपको पहला दिया गया इसका क्या मतलब होगा, इसे पूरा निचोड़ लीजिए अपने मन में सारा एक एक वर्ड और एक एक पैरा कि क्या बताना चाह रहा है। पैरा पढ़ लिया तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में साहित्य से संबंधित कौन सा तथ्य निहित है। आपने पढ़ लिया होगा तो मैं आपको सीधा आंसर बता दूँ, गद्यांश में साहित्य से संबंधित यह तथ्य निहित है कि साहित्य समाज से कटकर जीवित नहीं रह सकता। जो साहित्य समाज से जुड़ा नहीं होता यह समाज की आह्वान करता है कि वह दिन सुबह अपेक्षित हो जाता है। तो ये इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपने पहला पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उस क्वेश्चन में ये जटिलता कठिनता जीवंतर नहीं रह सकते, सारी चीज़ उसमें बताई गई। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ डी, ऑप्शन डी। अब हम 22 क्वेश्चन देखेंगे। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन, गद्यांश में साहित्य के विषय में क्या क्या जानकारी मिलती है। गद्यांश में जो है हमने पढ़ा है, जो उसके साहित्य के विषय में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो मैं इसका आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। साहित्य से आसपास घट रही घटनाओं की झलक मिलती है, इसमें तत्कालीन सामाजिक इतिहास के सत्य जानकारी निहित होती है। ये इसमें अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये उसमें सरासर साफ साफ दिखाया गया है गद्यांश में, जो हमने पढ़ा था भी कि यह उसका सटीक आंसर है। इसमें यही बताया गया था कि आसपास जो घट रही घटनाओं की झलक मिलती है साहित्य से, ये वो ETC मतलब टोटल ओवरऑल यही था इसका आंसर, जो कि अब आसानी से पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। आप पढ़े 23 आंसर, 23वीं का आंसर, गद्यांश में आधार पर साहित्य और समाज का वास्तविक जीवन में क्या संबंध है। सर्वोचित विकल्प का चयन करें, जो सबसे सही विकल्प है उसका चयन करें। जो इसका सही विकल्प है बी है, साहित्य का अध्ययन आनंद के साथ साथ समाज की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, रहन सहन आदि का परिचय भी देता है, जो कि इसका आंसर है। गद्यांश में साफ साफ दिखाया गया था, जो कि हमने अभी पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 23 का बी, साहित्य का अध्ययन आनंद के साथ साथ समाज की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, रहन सहन आदि के परिचय भी देता है। तो इसका आंसर क्या है, डी, 23 का बी। उपेक्षा के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। तो ये आपको पहले में ही एक वर्ड देगा उपेक्षा, तो इसका विलोमार्थी शब्द पूछ रहे हैं, तो इसका विलोमार्थी अपेक्षा होगा। परीक्षा तो हो नहीं सकता, अपेक्षा उत्प्रेक्षा भी नहीं हो सकता। इसका उपेक्षा का अपेक्षा का हुआ उपेक्षा। तो 24 का क्या आंसर है, अपेक्षा। तो 24 का क्या हुआ, अपेक्षा बी। आपका लास्ट पढ़ते हैं 25, उपरोक्त गद्यांश में उचित सारांश का चयन कीजिए जिसमें सारांश लेखन के आवश्यक तथ्य मौजूद हों। तो इतने बड़े हैं तो मैं इन सबको तो नहीं पढ़ सकता। फाइनल क्वेश्चन आंसर पढ़ देता हूँ उस क्वेश्चन का, जो कि आपने पहला पढ़ा होगा तो अच्छे से आप देख सकते हैं। साहित्य के अध्ययन को हमको आनंद मिलता है, साथ ही तात्कालीन संस्कृत, भाषा आदि का ऐतिहासिक परिचय मिलता है। साहित्य और समाज परस्पर जुड़े होते हैं। साहित्य और समाज के परस्पर संबंधों विषय में वेदांत के 2 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें एक कलात्मक को और प्रमुखता देते हैं, दूसरा साहित्य का समाज के प्रति उत्तरदायी माना गया। कोई प्रश्न तभी अमर हो सकते जब यह समाज को दृष्टि से रखकर लिखी गई हो, अन्यथा समाज उसी आधार नहीं देता, नकार देता है, आधार नहीं देता नकार देता है। तो इसका डी आंसर हुआ, जिसे आप पढ़ेंगे तो आप सटीक आंसर दे पाएंगे। तो ये थे 25 क्वेश्चन के आंसर, जो कि बेसिकली हैं तो CRPF के पर ये जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जिसमें हिंदी आती है, ये सभी लगभग सिमिलर मिलते हैं, ऐसा ही पैटर्न आता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो अगर आप कुछ ज़्यादा डिमांड करते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, वो आपकी वीडियो बनाई जा सकती है। गाइस बेसिकली आपने देख लिया 25 क्वेश्चन ये थे हिंदी के ओवरऑल CRPF के एग्जाम। ये केवल CRPF में ही नहीं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आएगी हिंदी, जो भी आती है जिस भी एग्जाम में, वो सेम ही सिमिलर ही होने वाली है लगभग। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो भी और बहुत सारे क्वेश्चन है मैं आपको धीरे धीरे वीडियो में बता दूंगा। आपको चाहिए तो मुझसे बता देना, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। पर ये बेसिकली एक CRPF का एग्जाम था, तो मेरे पास एक बच्चे ने PDF भेजी थी अपनी आंसर की मिलाने के लिए कि मेरा आंसर की मिला दो, उसकी मैंने डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन बताए गए हैं कि हिंदी के कैसे आए हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, GS और मैथ के। तो ऐसे इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एजुकेशन एकमात्र का जो आपका एजुकेट करता है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एजुकेशन विद एजुकेटेड।